गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं एक अलग हट के एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें ये बता रहा हूं कि जो केंद्रीय भंडारण निगम है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, जिसका कि ऑफिस एड्रेस है 4/1 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अपोजिट खेलगांव कम्प्लेक्स, हौज खास, नई दिल्ली। पिन कोड शायद मुझे को याद नहीं, शायद 16 है, 110016। तो इसमें सीडब्ल्यूसी में जो रिटायर कर्मचारी हो जाते हैं तो उनको ओपीडी, जो बाहर, जो ओपीडी का मतलब होता है जो बाहर से इलाज लेते हैं किसी प्राइवेट डॉक्टर से या सरकारी डॉक्टर से, या जैसा भी अवेलेबिलिटी हो इस इलाके में, और जो कंसल्टेशन बाहर से लेते हैं उसको ओपीडी कहते हैं। और आउट पेशेंट ट्रीटमेंट भी बोल, ओपीडी आउट पेशेंट डोर ट्रीटमेंट ऐसा कुछ है। और उसमें जो केंद्रीय भंडारण निगम है अपने जो सेवानिवृत्त एम्प्लॉय को कितना पैसा दे रही है, 15,000 रुपये साल। ये बड़े ही शर्म का विषय है कि कोई व्यक्ति जो रिटायर हो जाता है अपनी पत्नी का और अपना इलाज 15,000 रुपये सालाना में कैसे करा सकता है, जो कि रिम्बर्समेंट सीडब्ल्यूसी दे रही है एक मुश्त। ये कहते हैं हम तो रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, मतलब सबको ही दे रहे हैं। अरे भाई, सबको मत दो, जो बीमार है उसी को दो, और जो बीमार नहीं है उसको मत दो। और कैशलेस कर दो ना, पैसे का कोई मतलब ही नहीं है। जो बीमार होगा वो जाएगा। अब अस्पतालों को एफिलेटेड कर दो, पूरे इंडिया में जो भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ जाएगा, इलाज कराएगा, ओपीडी में अपना कार्ड दिखाएगा और चला आएगा। तो रेवड़ियाँ आप बांट क्यों रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो है बीमार, जो गरीब, जितना एज बढ़ती जाती है उसको ऐसे ही एलिमेंट बढ़ते चले जाते हैं। जब ये बीमारी के एलिमेंट बढ़ते चले जाते हैं तो क्या 15,000 में हो सकता है। हमने राव साहब दानवे को भी लिखा है, मोदी जी को भी ईमेल किया है, और ऐसे ही जो ये लोग हैं, जो एमडी इन्होंने बैठाए हैं, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, तो इन लोगों को ये समझ में, ये तो ऑल इंडिया सर्विस से आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस से होंगे या जो भी होंगे, इंडियन ट्रैफिक सर्विस से होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं। इनको तो इलाज की सुविधा मिलती रहेगी और इनको आउटडोर भी मिलेगा, और जो भी अवेलेबिलिटी है इनको सुविधाएं मिलेंगी। इनको 15,000 में ये भारत सरकार भी नहीं टरका सकती है। तो क्या जो एम्प्लॉई हैं, जो कॉरपोरेशन या निगम के एम्प्लॉई हैं, वो इसलिए हैं कि वो इलाज के अभाव में मर जाएं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो कीड़े मकोड़े हैं? क्या वही लोग इलाज के पात्र हैं जो कि सेंट्रल सर्विसेज में आते हैं? जबकि मोदी जी हमारे माननीय हैं, हमारे सर्वप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका विकास सबका साथ। तो ये सबका साथ का तो चूना ये कॉरपोरेशन केंद्रीय भंडारण निगम ही लगा रही है। 15,000 में मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपना और अपनी मिसेज का इलाज एक महंगे अस्पताल में ओपीडी में करा सकेंगे? दवाइयाँ कितनी महंगी महंगी हैं। एक टैबलेट 36 रुपये की है, कोई 40 रुपये की है। अगर कोई एलिमेंट हो गया उसको, खुदा ना खास्ता, जैसे कोविड भी लोगों को हुआ, कोविड की जो दवाई है प्रीफिनेक्स, वो 36 रुपये की एक है, और उसको खाने के लिए कम से कम आउटडोर में भी उसको मैक्सिमम 3 पर डे लेनी पड़ती है। और एक दिन में जो मिनिमम है वो 2 डोज तो चाहिए, जिससे कि फेफड़ों में फाइब्रोनोजन ना बने, जिससे कि जो फेफड़े के जो एयरवेलाई हैं, वायुकोश हैं, खुले रहे और मरीज़ को सांस लेने में आसानी हो। दूसरा, सिलेंडर भी खरीदता आदमी, चलो सिलेंडर का पैसा मत दो, कम से कम दवाइयों का पैसा दो। सिलेंडर तो हमारी अपनी सुविधा है, पल्स ऑक्सीमीटर भी हमारी अपनी सुविधा है, और ऑटो कंसंट्रेटर भी हमारी अपनी सुविधा है। ये हम अपने निर्णय पे करेंगे, लेकिन मिनिमम दवाइयों का पैसा दो। आप उनका भी पैसा मत दो, चलो आउटडोर में जो ये कैप्सूल और ये ताकत के, लेकिन हाँ उनका ज़रूर दो। जैसे कोविड में ये जो A to Z कैप्सूल है या बहुत सारी ताकतवर दवाइयाँ हैं, ये बहुत अपरिहार्य हैं, मतलब इनको देना ही पड़ेगा। तो ये दवाई, ये जो है ताकत की दवा ना होकर ये एक कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, तो इनका भी पैसा दो। इनको भी सरकार कहे कि ये इनको इनलिस्टेड करे, लेकिन नहीं, 15,000 बस दे दिए। उसके बाद जयराम तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और मज़े की बात है कि जो CWC में जितने झूठे मेडिकल बने हैं मेरे सामने, शायद किसी विभाग में ना बने हों, और इनको ये पैसा लुटाए जा रहे हैं। लखनऊ रीजन में तो इतने झूठे मेडिकल बनते थे कि वहाँ वैन आती थी
डॉक्टर आता था, कंपाउंडर आता था, कमीशन दिया जाता था और लोगों ने अपनी मकान तक बना लिए। ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ, शहर की, सिटी की। मैं कहता हूँ उन लोगों की भी ज़रूर जांच करो कि इतने मकान इन्होंने कहाँ बनाए, लोन लिया तो कितना पैसा लगाया। ये सारी जांचें खुलकर सामने आ जाएंगी कि कितना मेडिकल का घपला हुआ। लेकिन अब जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए सिर्फ ये 15,000 ओपीडी में दे रहे हैं और 8 लाख ये दे रहे हैं इंडोर ट्रीटमेंट। चलो 8 लाख दे रहे हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने टॉपअप भी रखा है कि टॉपअप के अंदर कुछ पैसे और दो तो उनका ट्रीटमेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो ये कैशलेस सुविधा, जब बैंक इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस सुविधा दे रही है तो कम से कम यही कर दे, ये जो हमारा कॉरपोरेशन है पीएनबी से कॉन्ट्रैक्ट करे और कैशलेस हमारे कार्ड हैं, कार्ड दिखाएं और कहीं भी इलाज कराएं। ये कर सकती है, पेमेंट ये कर दे उनकी किस्तों का, इतना तो ये कर सकती है। अभी भी तो किसी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे ही रहे हैं, तो हमको कैशलेस पेमेंट दें। दूसरा, ये जब भी इनसे आरटीआई मांगो तो ये बोल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो मोदी जी एक बात बताएं हमारे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये पूछना चाहूँगा, ये उनसे अनुग्रह है मेरा, बहुत सम्मानपूर्व का निग्रह है। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, उनकी पॉलिसियाँ बहुत ही अच्छी हैं और मैं खुद भी एक आरएसएस का व्यक्ति हूँ और हमेशा बीजेपी में मेरा परिवार रहा है। कोई भी जाकर चेक कर सकता है गाज़ियाबाद में। और हमने बहुत सेवा की है। जब गाज़ियाबाद में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था तो बीजेपी को लगाने में मैं, बालेश्वर त्यागी जी थे होते थे जो मंत्री बने, रमेश चंद्र तोमर जी थे, यज्ञदत्त महावर थे और दुर्गेश गुप्ता जी थे और बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर चरण सिंह सेन थे। मतलब जो लाइन पार के 15-20 लोग ऐसे थे जो बालेश्वर त्यागी और रमेश चंद्र तोमर जी के साथ लगे और बहुत सारा कार्य किया। और दुर्गेश गुप्ता जी हमारे आइडियल रहे, पैटर्न रहे और हम उस टाइम पढ़ रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई दुराव किसी गवर्नमेंट से नहीं है, लेकिन इस तरह के एमडी, इस तरह की मैनेजमेंट जो सीडब्ल्यूसी में आ रही है, ये सरकार की छवि को ख़राब कर रही है और इन्हीं की वजह से हमारी जो भारत सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, उस पर भी विपरीत असर जा रहा है। सुनने में तो ऐसा आया है कि ये एमडी किसी से मिलना भी नहीं चाहते। भाई आप एमडी बने हो तो आपको मिलने में क्या गुरेज है? आप कोई आकाश से उतर के आए हो क्या? आप भगवान हो, आप भी इंसान हो। रिटायरमेंट के बाद तुम भी चक्कर लगाओगे इनके गार्डनों के चक्कर और तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। आदमी की पूछ जब ही होती है जब वो अच्छे कर्म करता है। अब जैसे जो अच्छे कर्म करेगा उसकी टिल डेथ तक पूछोगी। एक बार हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने जीएम पर्सनल को, हमारा कोई काम था उधर, एक स्लिप दे दी और जीएम पर्सनल बोलते हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं कि मेरी तो कुछ चलती नहीं है। तो क्या ये अरुण कुमार श्रीवास्तव जो माननीय हमारे प्रबंध निदेशक हैं, ये समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं या तुम ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? डिग्रियां तो भाई सबके पास है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो दूसरों ने भी की होगी, हो सकता है और लोगों ने इतनी मेहनत नहीं करी हो कि वो कंपटीशन ये वाला पास कर पाए। या बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, कंपटीशन पास करना एक चांस भी, उसका मैटर ऑफ चांस है। आदमी ने तैयारी करी और वो बीमार हो गया, अच्छा पेपर नहीं गया तो आईएएस नहीं बन पाया। तो इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। डिग्रियां सबके पास हैं, दूसरों को मूर्ख समझने की भूल इनको नहीं करनी चाहिए। तो ये ऐसे टरकाऊ मैनेजिंग डायरेक्टर है। दूसरा, मैं अब इनका एक और करप्शन का केस खोलता हूँ। ये देखिए, मैंने एक आरटीआई मांगी थी, ये आरटीआई है, ये देखिए, ये आरटीआई है, ये कागज़ है पूरा, पढ़ लीजिए इसको आप आराम से। ये देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा और देख लीजिए और पास से कर देता हूँ मैं। ये आरटीआई में मैंने मांगा था कि जो सूरजपुर में है, इसको मैं इसमें लिंक भी अटैच कर दूँगा। जो सूरजपुर, इसमें मैंने लिखा था, ये लेटर नंबर है 39 मैंने पूछा था कि जो इसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्चुअल रेवेन्यू सीडब्ल्यूसी को जो नुकसान हुआ था यहाँ नोएडा में एनसीईआरटी को, उसका कितना पैसा लगा। तो ये बोलते हैं कि हमको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और फिर इन्होंने लोगों को पनिश्ड भी किया था, जो घपला हुआ था, तो उससे रिकवरी कितनी हुई। तो वो कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इस बारे में भी हमको कोई पता ही नहीं है कि कितना इनको लॉस हुआ। जब इनको यही नहीं पता कि लॉस कितना हुआ, तब इन लोगों ने कैसे उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया। और डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन पर्सनल होती है, लेकिन कितना लॉस हुआ ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं इस पत्र को अब विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को, सीबीआई डायरेक्टर को और जो भी अभी नए फूड मिनिस्टर बने हैं उनको भेज रहा हूँ कि इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमको नहीं पता है कि नोएडा जो वेयर हाउस था उस पर
कितना रेवेन्यू लॉस हुआ ये सीडब्ल्यूसी में अवेलेबल नहीं है, जबकि सीडब्ल्यूसी ही माल का स्टोरेज करती है, तो उनको पता होता है, उसका इंश्योरेंस वैल्यू होता है कि कितनी कीमत का माल था, और जब उसका स्टॉकिंग किया जाता है उसकी गिनती मिलाई जाती है, अगर कम पड़ती है तो फिर उसमें पता लगता है कि कितना माल ख़राब हो गया या बेचा गया या चोरी किया गया। तो इनको इंश्योरेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं, डेली की डेली का प्रोसेस है, मैं भी इसी विभाग में हूँ। तो डेली का डेली जब ये प्रोसेस है इंश्योरेंस करने का, तो उन्होंने इंश्योरेंस से ये मालूम नहीं कर सकते थे कि कितना लॉस हुआ, तो ये मेरे को घुमा रहे हैं और जानकारी देना नहीं चाहते। और जब ये लॉस ही नहीं, जब इनको मालूम ही नहीं है लॉस नहीं हुआ, तो पेनल्टी इन्होंने कैसे इम्पोज की और किस प्रोपोर्शन में, किस प्रिपोर्शन या किस हिसाब से इन्होंने इस पेनल्टी को इम्पोज किया, इन लोगों के ऊपर पेनल्टी दंड दिया, किस अनुपात में दंड दिया। तो ये कैसे, किस अनुपात में दंड दिया, तो ये इनको ये कैसे हो गया कि बिना इनको पता है इन्होंने किस अनुपात में दंड दे दिया, यानी कि उन एम्प्लॉय के साथ भी विश्वासघात और उनके साथ भी उनको भी परेशान किया गया। अगर उनको दंड दिया, ये डेफिनेट बात है उनको दंड दिया है, ये निजी सोर्सों से पता हुआ है। तो मैं अब इस लेटर को आप पढ़ सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे इस पर डाल रहा हूँ, आप इस लेटर को पढ़ लीजिए। ये आ गया है लेटर। अब मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाऊँगा, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा, आप पढ़ते रहना। और इसको मैं लिंक अगर हो सका इस लेटर को मैं इसको आपको फॉरवर्ड भी इसमें अटैच कर दूंगा अपने वीडियो में। तो इन्हीं बातों के साथ कि मैं अब अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ कि ये जो सीनियर सिटीज़न है जो 60 ऊपर हो गए हैं उनके लिए 15,000 की ये सिर्फ आउटडोर पेशेंट ओपीडी में दे रहे हैं। 15,000 में ये अब उन्हें एमडी साहब अपना इलाज करा के बताएं, वो मंत्री और वो सांसद और विधायक जिनको एक बार जीतने पर पेंशन मिलती है, वो साल में 15,000 में अपनी और अपनी मिसेज का इलाज करा के दिखाएं। तो ये इस तरह की दुरंगी चालें इस देश में चली जा रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे अलोकप्रिय कदमों को आप हटाएं, और हम जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है या अन्य कोई भी कॉरपोरेशन है, अगर ये डिपार्टमेंट पैसा नहीं दे सकता तो आपने बहुत स्कीम चलाई हैं, उसमें हमको कवर अप करें। और जो या पीएनबी की कैशलेस स्कीम है, बहुत सारे बैंकों की कैशलेस स्कीम है, उसमें यह डिपार्टमेंट पैसा दे या सरकार दे, हमारा जो इलाज है पूरा कैशलेस हो। और कोई भी अगर झूठा इलाज कराए तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें, हम ये अभी अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि यहाँ कठोर से कठोर कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होती है जो लोग सिर्फ और सिर्फ अफसरों को खुश रखते हैं, उनको पाम द ग्रीस करते हैं, उनको मक्खन मलाई खिलाते हैं, तेल मालिश करते हैं। और हम एक स्वाभिमानी व्यक्ति से तो ये कार्य होगा नहीं। इसलिए हमारी मोदी से पुनः अनुग्रह है कि केंद्रीय भंडार निगम में कैशलेस पॉलिसी लागू हो। ये 15,000 की जो इनको रेवड़ियों की तरह पैसों क्यों बांट रहे हैं, अगर जो बीमार होगा उतना वो ले लेगा, तो उससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि वो उसमें नहीं जाएगा, खर्चे इनकम टैक्स में भी नहीं जाएगा और इलाज भी आसानी से हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी माननीय मोदी जी से और नए बने माननीय जो इस कंसर्निंग कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, तो आपकी अति करवाओगी। और दूसरी बात यह है कि जो ये करप्शन जो नोएडा वेयर हाउस में जो गड़बड़ और गफलत फैली है और उसमें ये झूठी जानकारी मुझे आरटीआई में दे रहे हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और मैं इसको कई सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर डालूँगा, तो आप सब लोग पढ़ लेना, ये आप सबकी जवाबदारी है। इसको फेसबुक में भी डाला जाएगा कि किस तरह ये लोग जो है इनको करप्शन में लुटाने के लिए पैसा है, लेकिन सही आदमी जो बीमार है उसके लिए पैसा नहीं है। जबकि मोदी जी ने अच्छा ये बताइए प्राथमिकता क्या होती है? एजुकेशन है, मेडिकल अच्छी हो, ड्वेलिंग्स मतलब मकान ठीक ठाक हो और खाने के लिए अच्छा भोजन हो। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? हेल्थ है। अगर हेल्थ ही सही नहीं होगी तो वो एजुकेशन कैसे ले आएगा? एक हेल्दी आदमी तो झोपड़ी में भी रह सकता है, तो और एजुकेशन भी नहीं ले सकता बीमार आदमी। और अगर किसी के माँ बाप बीमार होंगे तो उसके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हेल्थ है। उसके हेल्थ किससे होगी? जब मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी। और मेडिकल फैसिलिटी के लिए सरकार को खर्चा वहन करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय भंडार निगम के लोगों ने बहुत सेवा भी की है, इसकी धूप में 18-18, 20-20 घंटे काम किया, रैक लोडिंग करवाई है। तो ये उनका हक भी बनता है। ये कोई लाइबिलिटी नहीं है कर्मचारियों की, या वो कोई भीख में हमें अरुण कुमार श्रीवास्तव जी दे रहे हैं। यह हमारा हक है और हम चाहते हैं कि ये हक हमको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।